वंदे मातरम बेटा। सभी को। हाँ, छुट्टी मना ली 3-4 दिन की। ठीक है। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, शायद आपका लाइफ चेंजिंग व्याख्याता परीक्षा जो अपन देने वाले हैं उसके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए, आपका मेरे में और मेरा आप में फेज जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज अपन क्या करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कशन होने वाला है। क्यों? अभी तक जो भी अपन ने बातें की थी वो एक बेसिक्स मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अपन किस वे में कितनी गहराई तक जाकर के इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। पर अपना जो रोड मैप है, रोड मैप तो अपने को मालूम होना चाहिए ना, कि इसलिए उस रोड मैप को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो अपन बना रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे से आपके 2-3 वीडियो, चाहे से वो थ्योरेटिकल वाले पार्ट वाले छूट रहे हैं, उन सबको वापस कवर हो जाएंगे। बट इसको बहुत ढंग से देखना कि बेटा अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, इस परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कौन कौन से टॉपिक्स को अपन किस टाइप से कवर करने वाले, इन सब चीजों को अपन इसके अंदर सिलेबस डिस्कशन के अंदर अपन इस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, निश्चित रूप से क्योंकि आप सब समझदार हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सब समझदार हो कि आपने जब इस परीक्षा को देने की सोची होगी या देना, तो निश्चित है कि सारा दायरा आपने देखा होगा, कहाँ कैसे क्या है। आरपीएससी से सिलेबस भी डाउनलोड किया होगा आपने, और पूरी जो वर्कआउट मैंने किया है वो आप लोग, हो सकता है काफी लोग उस चीज को वर्कआउट कर चुके हो। ठीक है। पर उस वर्कआउट को अपने को मैथमेटिक्स में उसको किस टाइप से ढालना है, क्या करना है, वो सारी चीजें अपन इस चीज के ऊपर देखने वाले हैं। अब देखो बेटा, मैंने आपने जैसे आरपीएससी का सिलेबस देखा होगा तो वो अलग अलग तरीके से उस चीज को देखा होगा। तो एक तो उन्होंने ये अपने मैथ्स का पार्ट ले रखा है, लिखा हो ना उसमें मैथ्स, गणित, है ना, और उसके आगे उसके कुछ टॉपिक्स दिए हुए, तो उसको डेप्थ के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। एक बेटा उन्होंने सांख्यिकी, स्टैटिक्स का पार्ट दिया हुआ, सांख्यिकी, है ना, एक गणित का दिया हुआ है, एक स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का दिया हुआ है, और एक उन्होंने रीजनिंग का आपको एक पार्ट दिया हुआ है। ठीक है। मैंने यहाँ पे जो चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, मतलब कि पिछले जो एग्जाम्स हुए 10-12 सालों के अंदर, कि आरपीएससी का पैटर्न क्या रहता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने को जब उस गोल पे पहुंचना है तो उस गोल पे पहुंचने के लिए अपने पास कोई रोड मैप होना चाहिए, और उस रोड मैप के अंदर भी अपन कितनी एफिशिएंसी के साथ उस चीज को कवर कर पाते हैं वो जरूरी तो अपने को मालूम होना चाहिए। किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन उठ रहा है, किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आना है, किसके ऊपर कितना वेटेज अपने को देना है, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। आप लोग, कुछ लोग मैथ्स एंड होंगे, कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होगी, कुछ लोगों की बहुत बुरी होगी, कुछ लोगों की ठीक ठीक होगी। तो निश्चित है कि सबकी कैपेबिलिटी एक सी नहीं है। ठीक है। तो उस कैपेबिलिटी एक सी नहीं है, तो निश्चित है कि आपने को काम तो करना ही है उस चीज पे। और जब अपने को काम करना है तो उस कैपेबिलिटी के ठीक है अकॉर्डिंग की आरपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन उठाती है, उन सारी चीजों को, यानी पिछली भर्तियों के अंदर केवल स्कूल व्याख्या तक ही बात करने वाला हूं मैं। बाकी और ये नहीं कि हाँ भाई कि उसमें पटवारी में ये उठाया, सेकंड ग्रेड में वो उठाया, उस एग्जाम में ये उठाया, नहीं। अपन स्कूल व्याख्याता के अंदर जो अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मैथमेटिक्स का पोर्शन किस टाइप से उठता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो एक तो बात की मैंने बेटा मैथमेटिक्स की, यहाँ पे कुछ ईयर्स लिख दिए मैंने कि 2011 के अंदर, या 2013 वाले पेपर में, या 2016 वाले पेपर के अंदर, फिर 2020 लिखा है, 2022 लिखा है, और एक 2025 को अपन और अलग से डिस्कस करेंगे। जो लास्ट पेपर हुआ था उसको भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये बात आती है कि सिलेबस तो खैर वो जो चला थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो रहा है, हुआ है 10-12 सालों में, 15 सालों में, बाकी सिलेबस वो कभी चला रहा है। एक पार्ट वो मैथ्स का रख लेते हैं, एक सांख्यिकी और एक रीजनिंग का। मेरी नजर में वो सांख्यिकी भी मैथ्स में आती है। सिलेबस के अंदर क्षेत्रमिति को अलग से लिख दिया गया है, मेंसुरेशन पार्ट को अलग से लिख दिया गया है। इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अपन उस मैथ्स पार्ट के अंदर अपन उन सब चीजों, तो मोटे मोटे तौर पे मैंने उस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मैथ्स का सिलेबस, एक स्टैटिक्स का सिलेबस और एक रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है। तो बेटा 2011 के अंदर जो पेपर होता है उस समय जो क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के अंदर, 2011 में इन लोगों ने 5 क्वेश्चन दिए थे मैथ से, 5, 4, 3, और ये टोटल ये लगभग 12 क्वेश्चन इनके लोगों के आए थे, कि 5 क्वेश्चन उसने मैथ्स से उठाए थे। अब मैथ्स के अंदर की जब बात कर रहा हूं तो इसमें आपका बहुपद भी आ गया, क्षेत्रमिति भी आ गया,
रैखिक समीकरण वगैरह ये भी आ गए, नंबर सिस्टम भी आ गया। कहने का मतलब वो जो आपका जो पोर्शन है वो इसके अंदर ये आ गया। इन्होंने यहां से 5 क्वेश्चन उठाए, लगभग 5 क्वेश्चन उठाए। स्टैटिक्स की, सांख्यिकी की बात करता हूं तो उस समय उस टाइम में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन उन्होंने लिए। फिर रीजनिंग के भी 3 क्वेश्चन, यानी टोटल लगभग 12 क्वेश्चन 2011 वाले पेपर में मतलब इन्होंने उठाए। फिर अगर अपन बात करते हैं 2013 के अंदर पेपर हुआ तो यानी 4 4 4 यानी लगभग ये 12 क्वेश्चंस और उठाए उन्होंने 2013 के अंदर। मैथ्स वाले पोर्शन से 4, स्टैटिक्स सांख्यिकी वाले पोर्शन से 4, रीजनिंग वाले पोर्शन से 4, और ये यानी टोटल 12 क्वेश्चंस उन्होंने उस समय लिए। अब एक्चुअली में क्या है, मैंने क्या बोला, क्लियर किया आपको कि मेरी नजर में मैथ्स, स्टैटिक्स, रीजनिंग सब एक ही पार्ट है ना, और आप लोगों के लिए भी एक ही पार्ट है, यानी कि चीज वो की वही है। ठीक है। फिर 2016 वाले पेपर पे आते हैं। 2016 के अंदर स्लाइटली बड़ा तेजी से चेंज हुआ। इसमें से 9 क्वेश्चन उन्होंने ले लिए, ये एक और ये इस टाइप से 11 क्वेश्चन, यानी मैथ्स वाले पोर्शन से 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ बेटा कि इन्होंने बहुपद, नंबर सिस्टम हो या आपकी रैखिक समीकरण हो, क्षेत्रमिति हो, ये सारी उस मैथ्स के अंदर ही आ रही हैं। तो 9 क्वेश्चंस वहां से ले लिए। एक स्टैटिक्स से अगर इसको मैं अलग मान दूं तो यानी एक स्टैटिक्स से यानी 9 और 1 10 हो गया, और रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन लेके यानी कि 11 क्वेश्चन इन्होंने ले लिए। अब 2020 की जब अपन बात करते हैं तो 2020 के अंदर सीरीज सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, यानी 3 सीरीज ए बी सी की जब अपन बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, ए सीरीज में तो जब 2020 वाला जो पेपर था उसमें एबीसी 3 सीरीज दी, 3 सीरीज दी, तो यानी मैथ्स वाले पोर्शन से ए सीरीज में 3 क्वेश्चंस आ गए, स्टैटिक्स से 3 दे दिए, रीजनिंग से 4 दे दिए, यानी टोटल 3 3 6 6 और 4 10, यानी 10 क्वेश्चन हो गए। फिर बी सीरीज के अंदर मैथमेटिकल पोर्शन, यानी जिसके अंदर वही आ गया, क्षेत्रमिति, बहुपद वगैरह जो भी आपका है वो 5, यहाँ से स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन ले लिए, रीजनिंग से 3 ले लिए, ये 10 दे दिए। सी सेक्शन था यानी 5 2 3 और ये 10। इस टाइप से 2020 के अंदर इन लोगों ने आपके पास वो 10 क्वेश्चन के यानी 3 सीरीज। फिर जब अपन 2022 आता है, 2022 के अंदर 6 5 5 6 2 3 2 2 2 2 अब देखिए बेटा, ये आपके 2022 तक का अपन ने चार्ट डिस्कस किया है कि आप अब देख रहे हो कि धीरे 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 जैसे 2020 अब 2022 के ऊपर आते हैं तो मैथमेटिकल पोर्शन से 6, अब रीजनिंग का या स्टैटिक्स के क्वेश्चन जैसे पहले 4 4 4 4 करते 1 3, यानी अब क्या आ गया, लगभग 2 तक सीमित होने लग गया है, या रीजनिंग के 2 तक सीमित होने लग गए, यानी टोटल क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं 10। यानी मेजर पोर्शन क्या हो गया आपके पास, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का। और ऐसे अगर 2025 की अपन बात करते हैं तो 2025 के अंदर आपका ए बी सी की जब अपन बात करें तो वही ये अपन लोगों ने ये डिस्कस किया। अब आप इसमें अपन ये देख रहे हैं बेटा कि मैथमेटिकल पोर्शन से अब अपन एवरेज 22 25 या इनका माने, यानी लगभग 6 क्वेश्चन वहां से, स्टेट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये
ये आपका प्रोग्रामिंग रहने वाली है। क्वेश्चंस का पैटर्न एक आधा उसमें से उसमें या उसमें से उसमें जा सकता है कि हाँ भाई ठीक है 2025 में आए 6 क्वेश्चन मैथ से ले लिए, 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स से ले लिए, 2 क्वेश्चन रीजनिंग से ले लिए। वो किस टाइप के आते हैं वो एक अलग डिफरेंट थिंग है, पर जो क्वेश्चंस को जो उठाने का जो तरीका है वो तरीका क्या रहने वाला है, वो तरीका ये रहने वाला है इस टाइप से। यानी इस चार्ट के जरिए अपन को एक स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि जो सिलेबस उसने दिया है, क्योंकि बिना सिलेबस को अपन जाने कि किस पोर्शन से कितने, क्योंकि गणित केवल गणित शब्द लिखने से गणित तो अथाह समुद्र है। और या उन्होंने लिख दिया कि गणित सेकेंडरी लेवल, अगर ये लिख दिया कि गणित सेकेंडरी लेवल, तो गणित सेकेंडरी लेवल भी तो कोई छोटी थोड़ी है, गणित सेकेंडरी लेवल भी बहुत है। पर अपने को सारी गणित पढ़ने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में क्या क्या, तो अपने सिलेबस में जो गणित के जो टॉपिक्स दे रखे हैं जिनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। अब अपने को ये देखना है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की गणित एक सी नहीं हो सकती। हो सकता है कि अपन तैयारी 10 की करके जा रहे हैं, किसी के 10 में से 10 अटेम्प्ट हो जाएं, किसी के 8 हो, किसी के 6 हो, किसी के 5 हो, आई बात नहीं, पर अपने को कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब हर बच्चे की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी को कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग लगता है, किसी का कुछ पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस पोर्शन के अकॉर्डिंग ही अपन लोग क्या करते हैं, उन चीजों को अडॉप्ट करेंगे या उन चीजों को अपन बात करेंगे। क्योंकि मैं तो सबके लिए बात करूंगा, बट सबकी अपनी अपनी ग्रहण करने की क्षमता क्या कि यार ये वाला टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा समझ में आता है, तो वो उसी पे स्ट्रेस देगा, वो अपनी प्रैक्टिस उसी पे करेगा। क्योंकि अगर उसमें 10 में से अगर उसके 5 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। अभी 2 दिन पहले जो अब रिजल्ट आया तो आपने देखा ना कि किस टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं, एक तरीके से कि मतलब कि एक एक 2 नंबर से मतलब कि कट ऑफ किसी कहाँ जा रही है तो बस उसी, यानी वो चीजें अपने को फेस नहीं करनी पड़े। इसलिए अभी अपने पास क्या टाइम जोन जो है अपना, ये बहुत बढ़िया टाइम के ऊपर अपन चल रहे हैं कि अगर इन चीजों को, ताकि इससे आप इस चार्ट को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आरपीएससी का जो पैटर्न है कि क्वेश्चंस उठाने का अभी पिछली कुछ भर्तियों से किस टाइप से रह रहा है, किस पोर्शन को अपने को कैसे क्या करना है। अब कहने को तो क्या है कि कुछ ही टॉपिक्स हैं। अब टॉपिक्स की जब अपन बात करते हैं तो ये बात पकड़ में आ गई कि इस चार्ट का चाहे आप स्क्रीनशॉट आप दिमाग में रख के लीजिए कि लगभग लगभग इस टाइप से जो मैंने सर्च किया तो उस हिसाब से ये चीजें निकल के आ रही हैं। ये तो आपको अब ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो जानी चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और स्टैटिक्स को बेटा एक ही पार्ट माने तो लगभग 8 क्वेश्चन मैथ्स और स्टैटिक्स में आ रही। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, जैसे अब अपना आधुनिक सिलेबस अपन देखते हैं डेप्थ में घुसने के बाद, तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम भी आ गया, मैथ्स में आपका बहुपद भी आ गया, मैथ्स में आपका रेखीय समीकरण ये भी आ गया, और आई बात में मैथ्स में आपकी क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पार्ट भी आ गया, वो सब उसमें आ गया। सांख्यिकी को इसी में डालें तो फिर उसमें आप में मीन, मीडियन, मोड, माध्यिका, बहुलक वगैरह ये सारी चीजें आ गई। तो कहने का मतलब लगभग 8 क्वेश्चन से ये हो गए, और रीजनिंग को एक अलग पार्ट अगर अपन माने, हालांकि है सारा वो मैथमेटिकली, वो सारा यहाँ का ब्रेन का गेम है, तो उनको भी माने तो कुल मिला के लगभग 10 क्वेश्चन, मतलब कि ABCD सीरीज में निश्चय क्वेश्चन डिफरेंट। अगर आप अपन देखें कि बेटा पुराने PYQs भी अगर अपन जब डिस्कस करने लगेंगे या जब बात करेंगे इनकी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उन दिनों, तो उस समय क्या हो रहा है भाई, टोटल कितने PYQs क्या है कि PYQ से अब क्या, ठीक है भाई 10 क्वेश्चन, ये सारी काउंटिंग टोटल कर लो, 12, 24 और ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये 24 और ये 25, यानी लगभग 135 क्वेश्चन। यानी अगर अपने पिछले 12-13 साल के अंदर जो भर्ती अपनी निकली है उसमें व्याख्याते की ही अपन बात करें, फर्स्ट ग्रेड की ही अपन बात करें, और उसमें मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो लगभग 135 क्वेश्चन अपन रिवाइज कर लें तो क्या ये, तो कुल मिला के क्या हुआ, ये तो एक रोड मैप था, ये एक आउटलुक था कि फ्रेमिंग थी कि भाई क्वेश्चन ये ऐसे ऐसे आते हैं। यानी 135 PYQs को इन सारे मिलाकर के, अलग अलग सीरीज के अपन सारे मिलाकर के अगर 135 क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कर लो तो क्या उनमें से कोई टपक जाएगा क्या भाई? 135 क्वेश्चन ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ रट जाओगे आप लोग, है ना, रट जाओगे, पर रटने से काम नहीं चलेगा ना। अब उन 135 क्वेश्चंस का जो ये पैटर्न है, हाँ भाई इस पोर्शन से इतने, तो उनको अपने को कैसे उठाना है, कैसे डिस्कस करना है, वो चीज अपने लिए मायने रखती है। उस कि कोई क्यों मैथ्स तो अच्छा है, डिजिट्स चेंज करते ही आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉमा का फर्क इधर से इधर कर दिया तो लैंग्वेज चेंज होते है कि उसकी इक्वेशन समीकरण चेंज हो जाती है ना। तो उस हिसाब से
पर ये अब आपको दिमाग में ये खाक होना चाहिए कि आपको स्टैटिक्स के भाई क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, या आपको रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, या मैथ्स वाले मैथ्स के पोर्शन से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये नहीं छोड़ने। तो आपको कौन सा पोर्शन, कौन सा कैसे क्या स्ट्रॉन्ग करना है, ये कह रहे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं तो आपको सब कुछ कराने वाला हूँ ही, आई बात है। मेरी नजर में तो मैं तो चाहूंगा यही कि मेरे बच्चे अगर 10 क्वेश्चन आते हो 10 में से 10 करके आए, 9 क्वेश्चन आते तो 9 में से 9 करके आए, आई बात में। पर आप भी जानते हो कि प्रैक्टिकली ये कब पॉसिबल है, कि जब बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व होकर के इस चीज को करेंगे। मेरे को भी मालूम है हर बच्चे की एक लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। पर हाँ ये है कि अपन लोग कि कम से कम जो 40% वाला क्राइटेरिया मैथ्स के कारण तो उसमें नहीं रुके। तो इतनी तैयारी तो सबको अपना सेल्फ जो अंदर का मोटिवेशन है उसी को ध्यान में रखते हैं कि हाँ भाई अब यार कि अगर जब पूरा सर से जब मैं पढ़ूंगा, यानी कि मैंने क्या कहा कि जब अपन पूरा डिस्कशन अपन सिलेबस को डिस्कस करते करते जब अपन पूरे टॉपिक्स अपन पहुंचेंगे, जब नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के टाइम में फिर आपको अपनी आप डिसाइड करना कि सर ने तो अपनी तरफ से पूरा 100% करा दिया है, अब इसमें से कौन सा पोर्शन मेरे को देखना है और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग बना है, या कौन से पोर्शन पे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, और कि जो अपने को एकदम दया की दृष्टि से वहां पे उस समय एग्जाम में न बैठे यार अपने कि ठीक है मैं 5 अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं 6 अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं 8 कर सकता हूँ, मैं 9 कर सकता हूँ, मैं 10 कर सकता हूँ। वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है। मेरी कोशिश तो क्या रहेगी मेरा हर बच्चा 10 में से 10 करके आए या 9 में से 9 करके आए, है ना। पर क्योंकि ये प्रैक्टिकल दुनिया है तो उस प्रैक्टिकली आपको तो वो रोड मैप अपन आज ये चीज को अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब मैं इन मैथ्स में क्या पोर्शन आ रहा है, स्टैटिक्स में क्या आ रहा है, उस चीज को अपन बात करता हूं मैं। अच्छा 2025 की मैंने बात कर ही ली थी, ठीक है, कि भाई मैथ्स में ये 6 6 6 ये लिया बेटा आपने, ये दो ये दो ये दो हो गया आपके पास, ये दो और ये 10 क्वेश्चंस लगभग, ये ये 10 क्वेश्चंस अपन ने ये थी। अब ऐसा नहीं होता कि अपन लास्ट ईयर का पेपर देख करके कि हाँ अपन सारा डिसाइड कर ले कि हाँ भाई ठीक है ये होता नहीं, ऐसा वो आपका एक लक होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका लक होगा बेटा कि ठीक है आपने पिछले 2-3 एग्जाम्स के आपने वो देखे, वो PYQs करके बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ी सी डिजिट चेंज करके ही मतलब कि उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पास आ गए और आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, वो एक लक होगा। पर अब लक के भरोसे तो अपन एग्जाम नहीं दे सकते, है ना। तो इसलिए उस चीज की डेप्थ जानना भी बहुत ज्यादा अपने पास जरूरी है। तो उस चीज के लिए अपन अब सिलेबस को डेप्थ के अंदर लेते हैं कि जो गणित का जो पाठ्यक्रम है, यानी जो अपने मैंने पहले कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिख के दिया था कि गणित या मैथ्स की जो मैथ्स का पोर्शन रहने वाला है। अब मैथ्स का पोर्शन की जब मैं बात करता हूं तो जैसे आपने वो सिलेबस के अंदर देखा होगा कि फर्स्ट पहले ही लिखा हुआ है कि भाई नंबर सिस्टम, लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब मैं नंबर सिस्टम की जब बात करूं, ये देखो नंबर सिस्टम यानी फिर एक बेटा बहुपद, थर्ड आ गया इक्वेशंस, समीकरण, और इस मैथ्स के अंदर ये अपन डाल देते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ये 4 पार्ट अपन, एक, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट सिलेबस में, ये 4 पार्ट्स आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं नजर कि आपने जब आरपीएससी का सिलेबस उठाया होगा तो उसके अंदर सिलेबस के अंदर ये 4 पार्ट, केवल गणित की बात कर रहा हूं, गणित के लिए आपको ये 4 पार्ट नजर आ रहे होंगे। एक नंबर सिस्टम है, एक बहुपद है, एक इक्वेशन यानी समीकरण है। उस समीकरण के अंदर आप वो कैटेगरीज अपन डिवाइड कर सकते हैं कि भैया ठीक है बहुपद की रेखीय समीकरण, दो दो चर वाले रेखीय समीकरण, एक वर्ड लिखा हुआ है ना, दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले
रेखीय समीकरण इस टाइप। उससे पहले बेटा, सबसे पहले अपन अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, नंबर सिस्टम इस मैथ्स की सिलेबस का अपने केवल अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड तक ही सीमित रहते हैं। बहुत वाइड टॉपिक है, आई बात में, बहुत वाइड टॉपिक है। बट इस सिलेबस में अपने अब केवल इन्होंने तो वर्ड नंबर सिस्टम लिख के छोड़ दिया। ठीक है, जब आपने सिलेबस को देखा होगा, उस सिलेबस को देखते वक्त उसमें मैं हिंदी में ही लिख देता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ इन्होंने नंबर सिस्टम के लिए। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाओं, वास्तविक संख्याओं, परिमेय संख्याओं, इनके दशमलव पर घातांक नियम, बीजगणितीय संक्रियाएं, इस टाइप से लिख। अब नंबर सिस्टम में बेटा आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो कई बार तो क्वेश्चन इसने पुटअप किया है इस पोर्शन से। मैथमेटिक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ये, इस सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है ये। पर कई बार तो इसमें से क्वेश्चंस ले लेता है और कई बार इसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं। इस पूरे नंबर सिस्टम को गायब करते से क्वेश्चन ही नहीं उठाता। आप देख लेना पुराने क्वेश्चन पेपर से एक तरीके से, है ना। और आपने देखा होगा कि जैसे कि पुरानी क्लासेस के अंदर अपन ने इसके ऊपर काफी बात की है, अपन ने काफी बात की है ना इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कि नंबर सिस्टम के ऊपर अपन ने, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि कई बार तो क्वेश्चन ही नहीं उठे हैं इससे, और कई बार देता है तो एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर दे देता है फिर भी। और इसका वाइड एरिया भी है, क्योंकि जनरली लोग शुरुआत करते हैं कि कोई स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से पढ़ाना स्टार्ट करता है, कोई या क्षेत्र मिति से पढ़ाना स्टार्ट करता है सिलेबस। क्योंकि सिलेबस में टॉपिक क्यों, गणितीय पाठ्यक्रम को अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं तो उसके पार्ट 4 पार्ट सभी मैंने लिखे थे। नंबर सिस्टम है, बहुपद है, मेंशुरेशन है, ये मैंने लिखे थे। और मैंने जानबूझकर आपका नंबर सिस्टम से क्यों उठाया था, उसका एक रीजन था। और मैं साफ क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि इससे कई बार तो क्वेश्चन ही नहीं उठाया उसके बाद भी। और ये चीज अगर मैं आपका मेंशुरेशन से यानी क्षेत्र मिति से उठाता, घन घनाभ वाला वो जो पोर्शन है, आई बात में, उससे अगर मैं क्वेश्चन उठाता, क्योंकि उसका क्वेश्चन सामने से दिख जाता फटाक से। जैसे कि आप कोई PYQ पेपर उठाओगे, आपकी ये घन, ये घनाभ, और ये इसका ये क्या, बेलन का ये क्या और वो क्या, तो सारा वो सामने दिख जाता है। तो यार हाँ ये तो सिलेबस से मैच कर रहा है, कि फटाफट ऐसा लगता है ना कि सिलेबस से मैच कर रहा है, तो एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है ना। और मैंने पोर्शन कौन सा उठाया और उस किसकी डेप्थ में गया कि जो इंटरेस्ट क्रिएट करता ही नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत, RPSC खुद कहती है बहुत वाइड एरिया है ये। पर इसमें जो अपन ने बात की प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और आप देखोगे तो नंबर सिस्टम लिख करके उसके आगे वो जो पोर्शन है वो सिलेबस का, वो भी इसके आगे काफी कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है एक तरीके से। तो एक तो आपके दिमाग से वो साइकोलॉजी मेरी निकालनी थी कि इतना बड़ा टॉपिक है
तो उस टॉपिक के अंदर क्या क्या थी, ये सारी चीजें अपन सब चीजों के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब तो अपना डिस्कशन खराब हो गया होगा। ठीक है, और आने वाले टाइम में जब आप सिस्टमेटिक अपन जब अपन पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो निश्चित है कि इनके ऊपर बात बार बार होगी होगी पर अपन ने कि इसका मतलब अपना समय खराब हो गया, इसमें से क्वेश्चन ही नहीं उठता है, फिर भी इसको करना क्यों जरूरी है और मैंने भी इसको क्यों स्टार्ट किया, उसका एक रीजन, नंबर सिस्टम के अंदर जो जो बातें अपन लोगों ने की हैं, नंबर सिस्टम के अंदर जो जो डिस्कशंस अपन ने की हैं, चाहे से इस पोर्शन से क्वेश्चन उठे या ना उठे, बट इस पोर्शन के जो कंसेप्ट्स अपन सीखे हैं या कंसेप्ट जो इस पोर्शन के अंतर्गत अपन सीखेंगे, वो बाकी का जो सिलेबस आपका बचता है गणित का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या कह रहा हूं कि इसके पोर्शन से चाहे से क्वेश्चन उठे या नहीं उठे, पर इसका डिस्कशन इसलिए जरूरी था क्योंकि इसका मतलब तो ये आपके लिए बोरिंग टॉपिक हो गया ना। पर बेटा अगर आप इस पोर्शन को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अरे यार एक क्वेश्चन उठता है या नहीं उठता है, तो फिर जब इतना डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन 10 में से 9 क्वेश्चन की तैयारी करके चले जाएंगे या 9 में से अपन 8 क्वेश्चन की तैयारी करके चले जाएंगे, है ना। इस पोर्शन को छोड़ जाएंगे। कई लोग मन में ये डिसाइड कर सकते हैं, वो बेटा आपका अपना मोटिव है, वो अपना आपका स्वतंत्र अधिकार है आपका कि आप उसको छोड़ते हो या इसको नहीं छोड़ते हो। पर मेरी नजर में या जो मेरा अनुभव जो कहता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करने के लिए, इस गणितीय पाठ्यक्रम के बाकी टॉपिक्स कवर करने के लिए, इसके अंतर्गत जो जो चीजें अपन ने सीखी हैं या सीखते हैं या सीखेंगे, तो वो वहां बहुत काम में आने वाली। क्यों? वहां आपको आंसर को टिक करना है। अगर यही समझ लो कि आपने क्षेत्रमिति में आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने स्टैटिक्स के अंदर, आपने सांख्यिकी के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो वहां पे चलो क्वेश्चन भी आपको करने आ गए, तो वहां पे कोई क्वेश्चन तो आपका देख ही नहीं रहा कि भाई आपको स्टेप्स के नंबर मिल जाएंगे। वहां पे आपको फाइनल आंसर टिक करना कि ए बी सी डी ये जो 4 आंसर हैं, इनमें से आपका आंसर कौन सा है, वो फाइनल आंसर आपको टिक करना। आई बात है। और वो आंसर कब टिक कर पाओगे? जब आपका आंसर सही निकलेगा, उन चारों में से कोई सा मैच करेगा, तभी तो आप कर पाओगे। और वो मैच कब कर पाएगा? क्योंकि हर जो मैथमेटिक्स की हर शाखा के अंदर या हर पोर्शन के अंदर, चाहे वो कोई सा भी पोर्शन हो, एक पर्टिकुलर, अब जैसे कि घन या घनाभ की भी अगर अपन बात करें, क्षेत्रमिति की अगर अपन बात करें, तो वो सूत्र लगने के बाद एक सिचुएशन पे आप जरूर पहुंचोगे। सांख्यिकी के सूत्र लगने के बाद एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप पहुंचोगे, या बहुपद में नियमों के अकॉर्डिंग वो काम करने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे आप जब पहुंचोगे, तो वहां पे निश्चित है कि आपको, क्योंकि यहां पे इसने ये वर्ड बोल दिया, गणितीय संक्रियाएं, घातांक नियम, बीजगणितीय संक्रियाएं, वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय पोर्शन, ये सब चीजें इसने बोल दी है। तो अब ये हिडन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन उठे या नहीं उठे, पर इससे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स में उठ रहा है इनडायरेक्टली। ये थोड़ा 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 हर टॉपिक में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर पहुंच गया, आप कैलकुलेशन में आ गया, ठीक है भाई साहब, एलसीएम अपने को कहां जरूरत है एलसीएम निकालने की? क्यों? एलसीएम या एचसीएफ तो कोई अलग से टॉपिक लिखा हुआ ही नहीं है, न इसके अंदर लिखा हुआ, पर ये गणितीय संक्रियाएं वर्ड दे दिया। अब निश्चित है कि अगर आप घन घनाभ के आयतन वगैरह के अंदर, तो उसमें भी क्या है, घातांक को यूज करोगे कि नहीं करोगे? एक तरीके से घातांक को सीखोगे नहीं, वहां पे कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी ना, आपको गुणनखंड भी करने पड़ेंगे। आप देखिए समीकरणों बहुपद को हल करोगे आप, तो गुणनखंड भी आपको करने पड़ेंगे, आपको लघुत्तम भी लेने पड़ेंगे, परिमेय संख्याओं को कैसे हैंडल करते हैं वो भी करना पड़ेगा, आपको परिमेयीकरण भी करना पड़ेगा। अब आपको ये हर टॉपिक तो लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंने क्या बोला कि इसने तो एक नंबर सिस्टम लिख करके इसने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, और उसके अंदर ये लिख दिया भाई कि इन इन चीजों पे मैं बात कर सकता हूं, तो ठीक है ये बात कर लेगा, आपसे सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि बेटा ये वो है या नहीं है। और आरपीएससी है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते, क्यों कि जो अपन एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं वही पूछ ले, तो फिर बात ही क्या। तो वो अपने हिसाब से करने को, तो इसलिए अपने को ये चीज करना बहुत है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों का यूज वहां पर है, इसलिए बहुत बड़ा वाइड एरिया और सबसे इरिटेटिंग भी है।
क्यों? क्योंकि दिखती सी बात है, जब अपन ने सिलेबस की अपन ने बात की क्वेश्चंस को कहाँ कैसे क्या उठ रहा है, और उसमें अपन देख रहे हैं कि जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इसमें कई बार एक क्वेश्चन आया था और कई बार उठाते भी नहीं है, तब भी अपन इसको क्यों करें। पर बेटा चाहे से क्वेश्चन उठे या नहीं उठे उसके लिए नहीं करना है ये अपनी गणित को, गणित भी कौन सी, केवल मैं कह रहा हूं केवल अपनी व्याख्याता परीक्षा के लिए जो जरूरी गणित है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें, चाहे वर्गमूल लेना है, घनमूल लेना है, क्यूब रूट लेने हैं, आपको घातांकों की अपने को बात करनी है, आपको लघुत्तम लेना सीखना, आपको गुणनखंड वगैरह सीखना, आपको डिवीजन आपको सीखना है, आपको परिमेय संख्याओं के कैसे एलसीएम लेते हैं वो सीखना है। वो तो सारी चीजें यही है। अब आपको सीधा एलसीएम तो नहीं पूछ रहा है, परंतु अब जब आपकी कैलकुलेशन में जो बाकी के, क्योंकि इसने क्या लिख दिया, सेकेंडरी लेवल गणित। अब इसने जब एक वर्ड लिख करके ये पीछा छुड़ा रहा है कि सेकेंडरी लेवल गणित, तो अब आप कम से कम चाहे से आपको सेकेंडरी की लेवल की गणित की बुक उठा के देख लेना एक तरीके से, उसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, क्योंकि अपन क्लेम तो क्योंकि वहां जब एग्जाम दे देंगे, जब एक पेपर में आ जाएगा तो क्लेम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो एक वर्ड लिख दिया सेकेंडरी लेवल गणित। अब गणित है तो निश्चित है कि उसमें से कुछ नहीं, आपको निश्चित है कि अगर अपने को परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज की भी बात अपने को करनी पड़ जाएगी आपको। अब इसमें परसेंटेज तो टॉपिक नहीं दे रखा, और वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं क्या, इसमें औसत निकालना ये तो टॉपिक नहीं दे रखा, परंतु वो एवरेज मतलब स्टैट्स के अंदर जब आता है कि हाँ भाई माध्य वगैरह अपन जब निकालते हैं तो स्टैट्स के अंदर बात होती है उसकी। अब वो औसत निकालने, ये कि उतने मार्क्स उसके, ये सब चीजें जब अपन डिस्कस करते हैं तो कहाँ वो पोर्शन तो अलग से दे ही नहीं रखा वहां। तो सांख्यिकी का मतलब भी ये थोड़ी होता कि माध्य का निकाल दिया, माध्य निकाल दिया, बहुलक निकाल दिया। जब तुम टेबल बनाओगे निश्चित है कि उनके जब एवरेज निकालना है, आपको बात करनी है 12 मौतों की, जब इनकी सब चीजों की बात करेंगे तो यानी ये सब चीजों के लिए ये नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नंबर सिस्टम करना इसलिए जरूरी है ताकि बाकी चीजों में अपन कॉन्फिडेंट हो सके, बाकी चीजों में अपन इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा जरूर मतलब है। इसलिए मैंने इस नंबर सिस्टम टॉपिक को ही सबसे पहले उठाया। नहीं तो आप लोगों को निश्चित है कि मैं सीधा इंप्रेस कर सकता था किस चीज से, क्षेत्रमिति उठा करके, मेंसुरेशन उठा करके। क्यों? क्योंकि आपकी जगह शायद आपकी एज में मैं भी होता और मैं भी अटेम्प्ट कर रहा होता, पेपर को की तैयारी कर रहा होता, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं यार कि सीधा यार ठीक है सर ने ये घन घना बेलन इनकी बात की और निश्चित है कि इसके क्वेश्चन सीधे सीधे अपने को दिख जाते हैं कि यार, तो आपकी आंखों में चमक आ जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ यार जो अपन ने पढ़ा है अपनी 5, 7, 10, 12 दिन के अंदर जो पढ़ा है यार उसमें ये 2 क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, क्योंकि यार 9-10 क्वेश्चन में से देखना है तो अपने 15 दिन की पढ़ाई में ये 1-2 क्वेश्चन तो अपने सीधे सीधे अपने को दिख रहे हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। आई बात में आप लोगों को क्या लगेगा कि 1-2 तो ये इस टाइप के क्वेश्चन उठते तो है, तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया चला। फिर भी मैंने जानबूझ के चैलेंज कौन सा लिया कि मेरे को नंबर सिस्टम पे बात करनी है, मेरे को नंबर सिस्टम पे बात करनी है ताकि तुम्हारी सारी, क्योंकि अभी इस पूरे सब चीजों में जब बात हो जाएगी तो जब वो उन पोर्शंस पे अपन जाएंगे तो उस समय मेरे को बार बार बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा तुमको आपको ये आता है क्या, बेटा आपको गुणनखंड करने आते हैं क्या, बेटा आपको वर्ग निकालना आता है क्या, बेटा आपको वर्गमूल निकालना आता है क्या, बेटा आपको परिमेय संख्याओं का परिमेयीकरण आता है क्या, आपको ये घातांक के नियमों के किस टाइप से करते हैं, वो चीज आती है कि मेरे को ये चीज बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि नंबर सिस्टम में अपन इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं और वो पोर्शन वहां से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, एक तरीके से उसको अपन यूज करने का टाइम आ गया है। तो इससे क्वेश्चन उठे या नहीं उठे, पर मेरी नजर में, आपकी नजर में हो सकता है कुछ भी डिफरेंट, मैं कितना भी आपको कन्विंस करूं, ठीक है आप सब समझदार हो, कन्विंस हो या नहीं हो, परंतु मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका ये है, इसलिए मैंने इसको ये उठाया, चाहे से इससे क्वेश्चन आए या नहीं आए, बट इसका जो यूज, इसका जो महत्व है वो आप जब प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे अपने, और जब आप दिसंबर जनवरी के अंदर जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस की, तो जब धमधम धड़ेधड़े से निकलेंगे ना कि आपका क्या कोई भी इस व्याख्याता परीक्षा से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल जो जरूरी कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, गणितीय संक्रियाओं के लिए जो जरूरी कंसेप्ट हैं वो अब आपको या टिप्स पे हैं, वो चीज आ रही है और वो फिर फटाफट, ताकि वो आपके आगे के पोर्शन के लिए भी आपको महत्व रखेगी और आगे के पोर्शन को आपको करेगी। इसलिए बेटा आप लोगों ने ये नंबर सिस्टम उठाया है
और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करेंगे अपन। एमसीक्यूज जो भी इसके हैं उसकी भी अपन ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना किया हुआ रहेगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम कि 2026 के पेपर में क्या आने वाला है, मेरे को नहीं मालूम बेटा। और अपने पास उतना वो टाइम नहीं है कि यार कि अब एक चांस और, क्योंकि अभी तो कहना चाहिए, मारवाड़ी में कहावत है कि अभी तो बेटी बाप के ही है ना। तो अपन जो भी आपके दिमाग में अपनी को जो प्लानिंग करनी है वो अपन अभी से कर लेना। अभी तो है ना अपने पास 9-10 महीने हैं, 8-9 महीने अपने पास हैं। तो अपने अपने पूरा दिमाग में अपना खाका अपन फिट कर लेते हैं कि अपने को किस टाइप से उस चीज पे जाना है, कौन सी चीज करनी। वो आज के सिलेबस डिस्कशन के बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी क्लास को ढंग से देखना है, कौन सी क्लास को नहीं देखना है, वो आपकी मर्जी। मैं केवल समझा सकता हूँ आपको इतना कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ किस चीज की महत्ता क्यों है, आई बात अनुभव के आधार पे। बाकी आपकी मर्जी कि आपको ये लगता है कि भाई ठीक है, मैं अगर 200 क्वेश्चन वो रट जाऊंगा या रट जाऊंगी और उसमें से कुछ अटेम्प्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर ऐसा होता, अगर इस टाइप से होता तो शायद आप देख रहे हो कि कट ऑफ किस टाइप से गई है, और उसके बाद कि बच्चा कोई 2 नंबर से रुक रहा है, कोई 1 नंबर से रुक रहा है, कि 40% भी का क्राइटेरिया भी अपन लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इसलिए जरूरी है, कारण क्या है कि अपने पास वो सेकंड चांस नहीं, उसके बाद अपन सोचते रहेंगे, है ना। तो इसलिए बेटा इस नंबर सिस्टम वाले जो पोर्शन को मेरी नजर में आप कोई मत छोड़ना, इसको भी बहुत सीरियसली लेना, और ये आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। और अपन छोड़ने छुड़ाने की बात तो तब करें ना कि अपन जैसे कि बिल्कुल पीक टाइम पे अपन बात कर रहे हो। अभी अपने पास इतना समय है, तो इतना समय और अपन थोड़ा थोड़ा अगर इन चीजों को समय देंगे तो निश्चित ही ये चीज निकल के आएगी, है ना। और मैं इसके ऊपर काम कर रहा है और करेंगे अपन इस चीज पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो फर्स्ट जो था कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, ये आपको ये बात करनी है। अब बेटा जैसे एक अपन ने लिया था बहुपद टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुपद। इससे क्या है कि बहुपद से एक क्वेश्चन सीधा टपकता ही है, वो पोर्शन भी बहुत छोटा है। मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन टपकता तो सबके दिमाग में आ गया कि ठीक है, फिर तो ये पोर्शन भी बहुत छोटा है और बहुपद से एक टॉपिक टपकना है। और क्योंकि पहचान में भी आ जाएगा कि भाई ये बहुपद से यानी पोलिनोमियल से ये टॉपिक लिया गया है। हाँ भाई, कि क्यों, इस बहुपद के अंदर आपके लिखा हुआ है क्या कि शून्यांक निकालना, लिखा हुआ है ना, शून्यांक निकालना। अब शून्यांक निकालने, जब पोलिनोमियल्स के ऊपर मैंने 3 क्लासेस ली हैं, आई वह पहले कई लोगों ने देखी होंगी, कई लोगों ने नहीं देखी होंगी, तो नहीं देखोगे तो देखना। अब जैसे ही बहुपद टॉपिक आता है तो गणित की जो दूसरी ब्रांच है ना वो शुरू हो जाती है। नंबर सिस्टम पे तो अंक गणित आता है। अब कहने को मैंने क्या बोला, छोटा टॉपिक है और दिखते ही क्वेश्चन एक डेफिनेटली इससे टपकना ही टपकना है, और दिखते ही समझ भी आता कि ये बहुपद से। 3 चीजें मैंने आपको बोली, दिखते समझ में भी आ गया कि बहुपद से, तो यार कि आप सबके मन में जाए कि फिर तो इस टॉपिक को तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पर इसको भी अपनी व्याख्याता परीक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। क्यों? क्योंकि इस बहुपद टॉपिक से एक शाखा शुरू हो जाती है, बीज गणित। अंक से तो फिर भी अपन फैमिलियर रहते हैं अंकों से, पर जैसे ही मतलब कि गणित के अंदर ये एक्स वाई, ये ए बी, ये इस टाइप की चीजें आ जाती हैं, एक्स की घात 2, अगर मैं आपको 2 की घात 2 लिखता हूं तो आप कंफर्टेबल है। और जैसे एक्स की घात 2 लिखते, मैं आपको यूं लिख दूं बेटा 2 की घात 2 और प्लस 2 की घात 3, तो भी आप एक बार को कंफर्टेबल है, कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जैसे मैं ये लिख दूं बेटा एक्स की घात 2 और ये एक्स की घात 3, तो भी आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रह नहीं पाते हैं। ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो नॉन मैथ्स एंड है बच्चे उनके लिए दिक्कत आती है। तो समस्या ये नहीं है कि यार ये छोटा टॉपिक है, ये टॉपिक हार्डली 1 या 2 क्लासेस में मैं पूरा कर सकता हूं।
ये जो बहुपद टॉपिक है पॉलिनोमियल है, हार्डली 1 या 2 क्लासेस में मैं पूरा कर सकता हूं, और शायद उस तरीके से कर सकता हूं कि आपको दिमाग में घुसा घुसा के रटा सकता हूं कि बेटा ये बस इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन आएगा, जो एंड में मेरे को फाइनली करने पड़ेंगे कुछ बच्चों के लिए। बट ये जा बट मैं चाहता हूं कि बाय द वे 1%, क्योंकि साइंस लो है कि 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर जब पेपर सेट मतलब कि पेपर सेटर जब पेपर सेट करता है तो उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि किस टाइप का पेपर वो देना चाहता है, आई बात में। उस समय वो कौन सा चीज को हाईलाइट करके वो चीज क्वेश्चन उठाता है, तो बेटा उस पर फिर आपका बस नहीं है। उस समय तो अपन एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और अपन सोचेंगे यार अपन ये सारे पैटर्न ट्राई करके आगे ये छोड़ के आए हैं और यहीं से आ गया बहुपद टॉपिक तो दे रखा है। तो इसलिए कहने का मतलब ये कि टॉपिक तो छोटा सा ही है कि शून्यांक निकालना, बहुपद क्या होते हैं ये निकालने हैं, शून्यांक इनके निकाल दिए, समीकरण दे दी तो उससे शून्यांक निकाल रहे हैं अपन, शून्यांक दिए हैं तो उससे समीकरण बना रहे हैं अपन। ये 3-4 चीजों के अलावा इसमें है ही नहीं, इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। बट इनडायरेक्टली इसने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने से, इनडायरेक्टली इसने बीज गणित इंट्रोड्यूस करवा दिया। आई बात नहीं बेटा, इसकी बारीक चीज समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अब जब क्वेश्चन तो अपने को ढंग से मिलेगा बेटा, एक तो मैं आपको कहूं बेटा 3+2 समझना इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस और इसकी गहराई ये। कई लोग ये कहते हैं अरे सर इतना डेप्थ में कहां पढ़ाने की जरूरत है, आप तो जो आने वाला उसी पे पढ़ाओ ना। तो ठीक है मैं उसी पे बात कर रहा हूं एक तरीके से, पर उसको बेटा मेरे को परफेक्ट तो करने दो, आप लोगों को उसी टॉपिक को परफेक्ट तो करने दो। एक तो मैंने आपको कहा बेटा 3+2, आपने सबने बोल दिया 5। एक मैंने बोल दिया आपके पास बेटा 3x + 2x, मैंने ये लिख दिया। क्योंकि अपन इन चीजों पे थोड़ी बात की तो आप थोड़ा सा आप हैंडी हो गए होंगे, नहीं तो कई बच्चों की अरे यार ये सर क्या ये x और x ये कैसे जोड़ेंगे, 3 और 2 लिख देते तो हम जोड़ लेते, पर 3x और 2x आगे बीजगणित का कंसेप्ट, और बहुपद में तो यूज होना है ये चीज को। मैंने ये लिख दिया 3x की घात 2, ये 2x और ये +1, ये बहुपद दे दिया। अरे सर ये क्या हो गया, ये घात भी आ गई इसके अंदर, तो आगे घातांक नियम इसी के अंदर डाल दिया इन्होंने। इसको जब गुणनखंड करने थे तो इसको 2x को तोड़ना था अपने को, मैंने उस वीडियो में बात की है कि पॉलिनोमियल को कैसे कि अपन गुणनखंड करके 2 टुकड़ों में इसके शून्यांक अगर अपने को निकाल दिया, अगर यही बहुपद दे दिया, मैं कह रहा हूं कि इसी के शून्यांक निकालो, तो निकालो, देखे कैसे निकालोगे। आगे नंबर सिस्टम का कंसेप्ट इसके अंदर है ना, इसलिए जरूरी है। अब जब आप जैसे अपन 3+2 बेटा ये 5, ये तो बहुत अपने लिए आसान है, पर जैसे ही मैं कहूं कि भाई 3x² + 2, में तो एक सिंपल सी बात की मैंने इन्हीं को जोड़ दो, आप तो देखें मैंने क्या लिख दिया 3x² + 2x + 1, इसको जोड़ दो। ये वर्ड मैं आपके लिए बोल रहा हूं। अगर आप वास्तव में सोच रहे होंगे अरे यार ये कैसे जुड़ेगा एक तरीके से, अब ये जो मैंने 5-7-10 सेकंड का पॉज दिया आपको कि बेटा इसको जोड़ दो, तो अपने आप के अंदर झांक के देखो कितने लोग कॉन्फिडेंट थे, कितने लोग कॉन्फिडेंट थे कि जो ये कह सके सर ये तो जुड़ ही नहीं सकता। ये आंसर आप अपने आप से ले लेना। मैंने जैसे इसको बोला कि बेटा इसको जोड़ दो, तो कितने लोग कॉन्फिडेंट थे कि सर ये तो जुड़ ही नहीं सकता, उससे आपको आंसर मिले। तो मैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप क्यों, क्योंकि इसमें सजातीय विजातीय पदों का ये सारे बीज, क्योंकि ये एक्स वैक्स आ गए ना तो बच्चा घबराता है वो। तो अब जैसे ऐसी कोई सिचुएशन वहां पे फंस जाए ऐसे, अरे यार अब आगे क्या करें, पर वहां पे तो आंसर तो वो 4 में से टिक करना है ना अपने को, पर उस आंसर पे पहुंचने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा अपने को, उसके लिए बेसिक्स जरूरी है। उसके लिए बहुपद के बेसिक तो लिमिटेड है कि बहुपद किसे कहते हैं, शून्यांक किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार हैं, ये तो लिमिटेड चीज हो गई। अगर शून्यांक दिए हुए तो बहुपद कैसे बनाते हैं, ये तो लिमिटेड चीज हो गई, ठीक है। बट अब उसके बाद में जो संक्रियाएं उसके अंदर आ गई, यहां आ गई बीजगणित, क्यों उसने वर्ड लिख दिया सेकेंडरी लेवल। अब जब वो सेकेंडरी लेवल लिख दे रहा ना,
तो उसके बाद वो कंसेप्ट, ठीक है, उस सेकेंडरी लेवल का एक टॉपिक उठा लिया उसने, बहुपद। अब उसमें बीजगणित के जो फंडामेंटल्स है उसको तो उधेड़ेगा, क्योंकि आप व्याख्याता की परीक्षा देने जा रहे हो। अगर इतना आसान होता तो आप सोचिए कि शायद मेरी नजर में सबसे छोटा पोर्शन सिलेबस का, सबसे छोटा पोर्शन मैथ्स का। टॉपिक ही क्या है? नंबर सिस्टम है। टॉपिक से क्या? नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम है, बहुपद है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी है। ये लो, 4 तो टॉपिक है। सांख्यिकी के 2-3 अपने को सूत्र रटने, और क्षेत्रमिति के भी घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु, ये 5 हो गए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के सूत्र रट लेंगे, इनके आयतनों के सूत्र रट लेंगे, और 10 एक वो हो गए, और बहुपद के ये 3-4 सूत्र ये हैं, ये रट लेंगे और काम हो जाएगा अपना एक तरीके से। कितना छोटा सिलेबस है। लोग मैथ से डरते हैं, मैं कह रहा हूं मैथ से छोटा सिलेबस तो किसी आपके फर्स्ट पेपर के लिए किसी भी पार्ट का है ना, हिस्ट्री का ना पॉलिटिकल, अच्छा है वो भी। और उसके बाद भी मतलब अपन छोड़ के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसको भाई कि सबसे छोटा सिलेबस है इसका, तो अपना होना कि भाई ठीक है 75 में से लगभग 15% सिलेबस ये मार्क्स को ये कवर करता है, तो यार ये तो पहले करना चाहिए, छोटा सिलेबस हो रहा है, फिर भी नहीं हो पाता एक तरीके से। कारण यही है, क्यों जब अपन क्वेश्चन करने बैठते हैं, अरे यार ये तो ठीक है, बहुत टॉपिक तो वहां से आ गया, पर अब इसको आगे कैसे करूं? आगे इसलिए करूं क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं अपने पास उस चीज के, इसलिए इन टॉपिक्स की गहराई में जाना जरूरी होता है। क्वेश्चन एक दिख तो जाएगा आपको सामने से, पर उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको उसकी गहराई में आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे देखो कि बेटा एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, क्यों बहुपद की बात हो रही है, 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, यदि संस्कृत शिक्षा के अंदर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 7, देन अल्फा बीटा आर द जीरो, अल्फा और बीटा शून्यांक है, शून्यांक है, और आपको क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनानी है, यानी वो बहुपद समीकरण आपको निकालनी है। और अल्फा बीटा इसके शून्यांक है, और एक दे रखा बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है इसने 3। अब इसी से इस टॉपिक की अहमियत समझ जाना आप कि क्या कहना मैं, यदि अल्फा प्लस बीटा क्यूब बराबर 7 ये दिया हुआ, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। पहली बात तो अपन जो नॉन मैथमेटिकल एंड है, अभी वो ए बी और एक्स वाई से तो थोड़े हैंडी हुए थे, और इस टाइप की आकृति बना दी तो पहले तो वहीं दिमाग खराब हो जाता अपना, ये अब क्या नाटकबाजी आ गई। ओके, अब ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 7 दिया हुआ, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ, यानी ये दो कंडीशन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बस इसको इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं सिलेबस की अहमियत क्या है, और सिलेबस को किस टाइप से कवर किया जाता है। क्योंकि मैं वो चीज नहीं चाह रहा था कि यार मेरे साथ 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं, इसमें से ये 25 बच्चे का रिजल्ट बढ़िया आ गया तो एक तरीके से हाँ अपना सेटिस्फेक्शन हो गया। नहीं, मेरा काम है अगर 1000 बच्चे जुड़े हुए तो उन 1000 बच्चों को ही परफेक्ट तैयार करके भेजूं, बाकी आगे जो होगा वो देखी जाएगी। तो बेटा अब मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ गया और इसने लिख दिया अल्फा और बीटा शून्यांक है, तो आपको वो पोलिनोमियल, वो बहुपद समीकरण बनानी है, वो बहुपद समीकरण निकालनी है। ठीक है, और इसके आंसर जो मैं आपको लिख के, मैं आपकी साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है उसको टच कर रहा हूं इन क्वेश्चंस, इस एग्जांपल के माध्यम से कि अपने को क्या करना है। अब देखो बेटा इसका आंसर की जो दिया हुआ था, देखना मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या सिलेबस में है, कि 9x² प्लस 20x माइनस 27 इक्वल टू 0, ये 2 आ गया, 9x²
माइनस 20x प्लस 27 इक्वल टू 0, ये 3 आ गया, 9x² माइनस 27x प्लस 20 इक्वल टू 0, और ये 4 आ गया, 9x² माइनस 27x और बेटा माइनस 20 इक्वल टू 0। ये 4 आंसर्स इसके दिए हुए। चीज तो ये दी हुई है अल्फा बीटा, और ये x² और ये क्या है, कैसे आएगा? मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते समझ में आ जाएगा, बहुपद से साफ साफ लिख दिया कि बहुपद समीकरण निकालनी, और ये इसके शून्यांक है। शून्यांक वर्ड भी आप सिलेबस में पढ़ के गए हो, और बहुपद वर्ड भी सिलेबस में पढ़ के गए, और ये आ गया भैया। अब ये आपको आंसर निकाल, अब देखो, ये मेरी तरफ से छापा नहीं मैंने। अब बेटा क्या हुआ है कि जब आपको एक कंसेप्ट में, हाँ डिस्कस कर चुका हूं, थर्ड वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था पॉलिनोमियल के अंदर, कि यार जब अपने को शून्यांक दिए हुए हो, आपकी कहां तक की, मतलब अभी तक जो है कि टाप कितनी सी है, मैं अगर स्लैग लैंग्वेज में बोलूं कि अपनी टाप कितनी सी है कि शून्यांक दिए हुए हो तो अपन बहुपद समीकरण कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक है। मतलब सिलेबस में ये चीज दी हुई है कि जब शून्यांक दिए हुए तो बहुपद निकालना। पहले तो आप रिलेट करोगे कि यार ठीक है, इसने शून्यांक क्या दे दिए, अल्फा और बीटा शून्यांक दे दिए अपने को, और अब अपने को बहुपद निकालना है। ये पहले तो कंसेप्ट क्वेश्चन क्लियर किया अपन। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ गया आपका। अब जब आपने ये चीज क्लियर की बेटा, तो देखा कि आपने दिमाग पे जोर डाला कि जब अपने को शून्यांक दिए हुए होते हैं तो बहुपद समीकरण कैसे निकालते, तो एक सूत्र मैंने उसमें बताया। क्या बताया कि x⁻² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये एक सूत्र है। अगर बेटा आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं उठा था बहुपद से, कैसे, जैसे मैं बोल दिया कि ठीक है सर, क्योंकि आपको पूछा क्या है कि बहुपद समीकरण निकालो, ये पूछा है ना, तो जैसे आपने अगर ये शब्द पूछा कि बहुपद समीकरण निकालो लिखा हुआ आया था, तो आपके दिमाग में सूत्र आ गया कि यार शून्यांक अपने को दिए हुए हो तो बहुपद समीकरण निकालने का सूत्र तो ये होता है x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। ओके, अगर बेटा आपके पास शून्यांक 2 और 3 दिए हुए होते, यदि शून्यांक 2 और 3 है ये दिए हुए होते, तो आप क्या करते, कैसे कर देते, x² माइनस शून्यांकों का योग, तो 2 और 3 दे रखे ना, 2 प्लस 3, ये x है तो ये x, और गुणा शून्यांकों गुणा फिर 2 गुणा 3 यानी 6, और x² माइनस 5x प्लस 6, मतलब इस टाइप से आ जाता। अगर 2 और 3 दिए हुए होते तो अपने पास आ जाता ना ये, और ये आंसर निकालते, और अपन फटाक से विद इन 30 सेकेंड्स अपन आंसर 4 में से कोई सा भी मैच करता और अपन टिक करके आगे बढ़ लेते। पर नहीं दिया इसने, तो ये तो आया हुआ है, अब क्या करें, इसने तो कह दिया अल्फा और बीटा डाल दिया, क्लू डाल दिया, और ये α³ प्लस β³ इक्वल टू 7 और अल्फा प्लस बीटा, बस ये कंडीशन दे रखी है। यानी आपको जो भी निकालना है इससे सोच करके ही निकालना है। अब अपन बात करें इसकी। अब देखो, तो जैसे ही ये चीज हुई, अब अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो मैं क्या लिख दूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस शून्यांकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ये इस चीज को थोड़ा सा अब अपने को थोड़ा लगने लगा कि ये लिखा, पर ये लिखने का कॉन्फिडेंस कब आता है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन का लिखने का कॉन्फिडेंस तब आता है जब अपने कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो नहीं तो आप ये शून्यांकों का योग, परंतु आपके पास देखो अल्फा और बीटा दिए हुए होते हैं, दिए हुए अल्फा बीटा लिखा हो तो करो अल्फा बीटा ही लिखो ना, क्या दिक्कत है।
पर जैसे ही आपने लिखा तो आपकी आंखों में चमक आ गई कि यार अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया हो, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूं, है ना। तो देखो, तो आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा का मान तो 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दिया, और ये एक्स और ये प्लस अल्फा बीटा। अब आपका गोल क्या है, इस अल्फा बीटा का मान निकालना। अब वो गुणनफल, क्यों अल्फा और बीटा अलग अलग, आपका कोई नंबर आपको मालूम तब तो गुणा करके लिख देते, आपको मालूम नहीं, आपको तो दिया हुआ था केवल ये चीज दी हुई थी, इसको तो इस्तेमाल कर लिया आपने। अब केवल ये चीज दी हुई, इसमें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाल, यहां आ जाता है कंसेप्ट। अब पता क्या होगा, अब दिमाग लगाओ, ये क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वाला पोर्शन कहां से उठाएं अपन, ये वाला पोर्शन। अब आप देखना कि इसको मैं अब रब कर रहा हूं, मैंने उस पॉलिनोमियल की जो क्लास ली थी उसमें लास्ट में कुछ आइडेंटिटीज, कुछ सर्व समीकरण, कुछ सूत्र लिख के गया था। क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, मैंने लिखा हुआ था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक ही बात है, जो मैं बार बार जो वर्ड यूज करता ना, कि आपको तो देखना कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा, या बोलता हूं ना हाथी प्लस घोड़े का होल क्यूब, तो कहने का मतलब खोलने का तरीका देखना आपने को। तो एक्स प्लस वाई की जगह, ये जैसे मान लिया मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ले लिया, ये बात समझ में आ रही है। ये सूत्र अब जैसे जिसको याद होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र मैंने एंड में लिख के गया हूं, थर्ड वीडियो के अंदर पॉलिनोमियल का जो बहुपद का तीसरा वीडियो बनाया था, ये सूत्र लिखा। अब बेटा इसने तो अलग से तो नहीं लिखा कि आपको सर्व समीकरणें भी याद करके जानी है, और मैं तो कह रहा हूं, तुम मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास मत करो, परंतु ये तो पेपर उठा के देख लेना, 2022 के अंदर ये पूछ लिया है इन्होंने, बहुपद से ही पूछ लिया है। अब जिसको ये याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएगा। कहने को तो बहुपद बहुत छोटा टॉपिक था, कहने को तो बहुपद बहुत छोटा टॉपिक था, बट वो इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा समझदार होगा तो इस टाइप से लिख देगा। अब उसका उद्देश्य तो क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना, पर ये वैल्यू निकालने के लिए उसको ये आइडेंटिटी याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सिलेबस की महत्ता बता रहा हूं कि सिलेबस जो मेरा कराने का जो तरीका, मैं क्यों करा रहा हूं ऐसे, मैं आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता हूं कि क्या जरूर रटाना नहीं है मेरे को। जिसको ये याद नहीं होगा कोई भी इस क्वेश्चन को टच नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा बहुपद के क्वेश्चंस खूब ट्राई करके चला गया, वो 20 25 50 100 क्वेश्चन उसने खूब ट्राई कर लिए हो, कारण पर आपको दिया हो तो ये है। अब देखना आप इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखना, अब ये सब चीजें कॉन्फिडेंस से आती है, ये पोर्शन आपके पास। अब आप देखो इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3, मैंने यहां पे 3 लिखा, ये घात 3, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये 3 अल्फा बीटा लिखा, और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर 3 लिख दी। कुछ कर रहा हूं क्या, मेरे को जो दिया हुआ उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, तो यहां इस सर्व समीकरण के अंदर, क्यों ये सर्व समीकरण मैं जानता हूं, इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह जहां जहां अल्फा प्लस बीटा वहां 3 3 लिख दिया। जैसे मैंने लिखा, अरे तो बेटा मेरे को एक चीज नजर आ रही है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये नजर आ रही है मेरे को, अरे यार ये वैल्यू तो मेरे को दी हुई है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं, यो लिख दूं एक साथ, तो इसकी वैल्यू तो मेरे को 7 दी हुई है। तो अब मैंने क्या लिख दिया, इसको 3 का क्यूब प्लस इन दोनों की जगह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है 7, ये सॉरी ये इक्वल टू सिंबल है, ये 7 हो गया इनकी जगह, और ये प्लस
3 3 जा 9 और ये अल्फा बीटा, ये आ गया। इस पोर्शन पे पहुंच गए अपन। अब देखो 3 क्यूब, घातांक नियम क्यों जरूरी था? 3 क्यूब, नहीं तो लोग क्या करते हैं 3 क्यूब 3 3 जा 9, पर जिसको घातांक का कंसेप्ट मालूम है तो 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्योंकि वो घातांक के नियम में पर इन कंसेप्ट्स की बात की थी। आगे नंबर सिस्टम का पोर्शन, यानी ये 27 और ये 7 और ये 9 अल्फा बीटा। ये 3 3 9 क्यों कर पाए? क्योंकि अपने को कंसेप्ट मालूम था, न्यूमरिक को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस कंसेप्ट नंबर सिस्टम में अपन सीख सकते हैं। नहीं तो अपन सोचते हैं यार ये कैसे होगा, ये तो अल्फा बीटा और ये 3, ये तो ऐसे कैसे होगा। कुछ बच्चों को आता, मैं यो नहीं करा, पर आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए कि अपन उतनी कॉन्फिडेंटली इसको 9 लिख सकते थे क्या, अगर वो कंसेप्ट अपन नहीं करें तो। अब क्या आ गया, ये इक्वल टू आगे वही नंबर सिस्टम कंसेप्ट की समय के भाई 27, ये -3, तो 27 - 7 इक्वल टू 9 अल्फा बीटा, 20 बराबर 9 अल्फा बीटा। तो क्या हो गया बेटा, ये यहां करता हूं मैं, 20 बराबर 9 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया 20/9। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई 20/9, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू 20/9 आई, और आपने कुछ रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी, अल्फा बीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, तो अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दिया आपने, तो ये क्या हो गया बेटा x² - 3x प्लस 20/9, ये हो गया। और जैसे आपने इस फॉर्म में लिखा, अरे ये तो रेशनल फॉर्म है तो इसको सिंपल करो, वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 9x² - 27 होती है 27x प्लस 20, तो क्या आ जाएगा आपके पास 9x² - 27x प्लस 20। कौन सा वाला, जो आंसर देख लेना, को मैंने मिटा दिया उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था, ये वाली चीज, ये वाला इसका आंसर हो गया मेरा। ये चीज जो ये क्वेश्चन जो आया हुआ बहुपद से यहां पे कराने का उद्देश्य केवल ये था, आपको अहमियत समझाना। केवल टॉपिक लिखने से नहीं हो जाता कि बहुपद और बस शून्यांक और वो शून्यांक से समीकरण और ये, पर उनके पीछे कब क्या चीज कंसेप्ट यूज हो जाए, इसलिए आपको डेप्थ जरूरी हो जाती। अरे कम से कम सारी गणित की मत करो, बट जो उस टॉपिक के लिए एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, वो तो अपन करें। मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होना ऐसे, तो मेरे को मालूम है कि वो अधूरी अधूरी चीज दे रहा हूं मैं तुम्हारे को, और आपको ये लगता होगा कि ये जबरदस्ती बता रहे, पर मेरे को मालूम है किस जगह बच्चा फंसेगा, और वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास समय है, इसलिए उसको। तो बहुपद के टॉपिक की अहमियत समझ में आई, तो इसलिए कभी इस चीज को देख करके इसमें आपको इजी गोइंग नहीं होना है। मेरा कहने का उद्देश्य ये था इस टॉपिक को लेकर के कि इस चीज को देख के कभी इजी गोइंग नहीं होना है। यार बहुपद है, छोटी 3 ही 4 तो बातें इसमें देखनी है अपने को, और मतलब कि इसका क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाता है, और मतलब डायरेक्ट आता है, नो डाउट, इसमें कोई वो चीज नहीं है, बट बेटा उसके पीछे ये सिचुएशन होती कि अंदर घुसने के बाद, और मैंने आपको क्या कहा था नंबर सिस्टम को डिस्कस करते वक्त कि कब क्या चीज यूज जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आपने चाहे से नंबर सिस्टम यानी वो कंसेप्ट छोड़ के चले गए, जो मेहनत की अपन ने वो कंसेप्ट छोड़ के चले गए, बैठे रहो आप। आपको आता है बहुपद टॉपिक, आपकी नजर में आप क्लियर करके गए हो, बट आपको अगर ये आदान प्रदान करना नहीं आता, कहां से यूज करोगे? देखो नहीं तो क्वेश्चन तो कितना था, इसलिए इस क्वेश्चन पे मैंने तुमको टाइम दिया कि इस टॉपिक की अहमियत क्या है। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, यो बाकी देखा क्वेश्चंस में अपन डिस्कस करेंगे, पर इस चीज को ये और बेटा सांख्यिकी की बात जब आ जाती है, स्टैट्स की बात आ जाती है, वही मैथ्स का ही पोर्शन हो गया एक तरीके से। अब इसमें तुम्हारा जो हिंदी में सिलेबस लिखा हुआ है
उसमें इन्होंने जो वर्ड्स यूज किए भारी भरकम, जो अपने हिंदी वाले, आंकड़ों का संग्रह, निरूपण मतलब आंकड़ों का निरूपण, ग्राफ पुनरीक्षण, केंद्रीय प्रवृत्ति माप, वर्गित है, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, आंकड़ों के माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये टॉपिक आपको दिए हुए। सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है बेटा, इजी पोर्शन है, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इसमें लिमिटेड सूत्र अपने को याद रखने हैं और काम हो जाता है। तो सांख्यिकी को भी अपन दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं। कई बार तो क्या होता है बेटा कि एक क्वेश्चन तो मतलब कि डायरेक्ट क्या होता है कि थ्योरेटिकल बेस ही पूछ लेता है। जो अपन थ्योरी पढ़ेंगे सांख्यिकी जब अपन करेंगे तो उसमें आंकड़ों के प्रबंधन वगैरह के बारे में तो एक कई बार तो क्वेश्चन वो मतलब बिल्कुल थ्योरी बेस ही आ जाता है। तो जिसका थोड़ी कंसेप्ट वो एक क्लास भी देखी भी रहते तो एक क्वेश्चन उसमें से निकल जाता है एक तरीके से। आई बात में। फिर जैसे है ना, आंकड़ों का संग्रहण की प्राइमरी आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, ये बहुलक माध्यिका, इनमें आपस में माध्यों में संबंध क्या होता है, इस टाइप से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, वो सॉरी आपके आयत चित्र कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट पे ज्यादातर पूछ लेते हैं, पर आपने तो छोड़ना, जब सिलेबस में दे दिया और अलग अलग टाइप के मतलब कि हिस्टोग्राम है, लीनियर ग्राफ है, या आपके पाई चार्ट वगैरह सारे दे रखे, तो अपने को तो डिस्कस हो सारे ही करने को मूड की बात है, कुछ भी आ सकता है बेटा। बट तो यानी कि वो हो गया केंद्रीय प्रवृत्ति माप। वर्गीकृत अवर्गीकृत, यानी एक तो सीधा सीधा जो इजी हो जाता है वर्गीय, और अवर्गीकृत, वर्गीकृत में तो यानी पूरा इंटरवल्स डिवाइड करके 10 से 20, 20 से 30 ऐसे रेंज लिखते थे ना, वो चारणी वाणी आ जाती है कई बार उन चीजों को, तो दिखने में तो बढ़िया लगता है पर चीज बहुत छोटी होती है। बैक बेटा, वो टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा सांख्यिकी पाठ्यक्रम में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको जैसे माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये सीधे सूत्र बेस्ड है सीधा, है ना। तो सूत्र बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा, ये कभी पाई चार्ट वगैरह में से इस टाइप, तो ये सारी चीजें अपन उसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन अच्छा उठ जाता है। और ठीक है, उसके बाद में जो मैथमेटिकल पोर्शन आएगा, कैलकुलेटिव पार्ट आएगा, तो वो अपनी बेसिक वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे उस समय, तो ये क्वेश्चंस भी आराम से अपन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई बात में। अब अपन इसका जो एक टॉपिक है जो नेक्स्ट क्षेत्रमिति की जो मैं बात कर रहा था आपसे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सब के या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। एक पार्ट तो इसका ये हो गया कि ये जो 3D, ये सब किस में आता है, 3D ज्योमेट्री में आते हैं, त्रिविमीय ज्योमेट्री में आते हैं, घन, घनाभ वगैरह, गोला ये वगैरह, ये सब 3D ज्योमेट्री में आते हैं। इसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और वृत्त भी आप ले लो, तो यानी ये जो 6 पार्ट है, यानी एक तरीके से 6 पार्ट, यानी एक तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए, यानी 6 सूत्र तो वो हो गए, और 6 इनके आयतन के सूत्र हो गए। ठीक है, तो इन 12 सूत्रों पे बेस तो पर इतना इजी तो आरपीएससी देने वाली नहीं है, ठीक है। पर इनकी नॉलेज यानी इनके बेस आपको जब क्लियर हो जाएगा, तो अपने का बेस क्लियर होने के बाद इसमें जो जनरली जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं, आपने देखा भी होगा कि सॉलिड्स के रूपांतरण आते हैं एक तरीके से, एक सॉलिड से दूसरी, कहने का मतलब कोई शंकु यानी कोई मिट्टी का ढेर है, शंकु फॉर्म में है, उसको बेलन के अंदर भर देना, बेलन से मतलब बराबर इससे के अपने कितने छोटे छोटे शंकु बना लेना, तो ये आपस में रिलेशंस डेवलप करवाता है। आई बात में। और इस टाइप के क्वेश्चंस करने में भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वास्तव में ये पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे 2 एक क्वेश्चन जनरली इससे उठ जाते हैं और सीधे, बट इसके लिए भी बाद में वही कि जब सूत्रों का अपन इस्तेमाल करेंगे तो किसमें घाते भी निकालनी पड़ रही, क्यूब भी निकालना पड़ रहा है, एक तरीके से वही नहीं वही पूरा बेस के ऊपर, पर इससे जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो बहुत ईजी रहते हैं। और मतलब अगर थोड़ी सी आपने ढंग से तैयारी कर ली और थोड़ा सा आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो 2 एक क्वेश्चन इसके अपन फटाक से तेजी से अपन इसको मार सकते हैं। आई बात में।
इसलिए आपको ये पोर्शन भी बहुत अच्छी तरह अपने को करना है ना। इसके एमसीक्यूज भी और इसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो क्या नहीं इसको छोड़ना नहीं, यानी कि बिल्कुल अनमने मन से भी इसको नहीं चाह करके भी आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया आपने तो ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, जो भाषा, जो वर्ड प्रॉब्लम्स इसके आएंगे, जो भाषा वाले जो क्वेश्चंस इसके आएंगे कैसे, तो वो कन्वर्जेंस वगैरह अपन सारा सीख लेंगे इसके अंदर, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि अपन उस समय जब एग्जाम दें तो चाहे जो भी ये 4 टॉपिक्स अपन ये ले रहे हैं, तो इन 4 टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ भी चीज, आप बाकी कितने अटेम्प्ट होते हैं वो बात की बात है एक तरीके से। और बेटा एक जो इसका जो पोर्शन बचता है, अपन पोर्शन की जब इसमें बात करें तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, तो रीजनिंग वाले पार्ट को भी, तो रीजनिंग वाला पार्ट है बेटा, इसमें जो भी अब इसका जो पार्ट हो जो तुम्हारे हिंदी में पूरा वो लिखा हुआ है एक तरीके, इस रीजनिंग पार्ट का एक बेस समझ लीजिए, जिसकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन फास्ट है, अर्थमेटिकल पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग है, निश्चित है कि वो इस पार्ट का क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लेता है, और ये बाय लक भी होता है। इसमें कितने भी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी भी होती है, तो कई बार तो क्या होता है बेटा कि कोई चीज आपको देखते स्ट्राइक कर जाएगी, आई बात में, कोई तो देखते ही चीज स्ट्राइक कर जाएगी जिसको हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है एक तरीके से। और कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं मैथ्स के अंदर भी, उनको भी वो चीज अगर स्ट्राइक नहीं कर पाती है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है, आई बात में। तो इसमें रीजनिंग वाले पार्ट में इतना घबराने की जरूरत नहीं, जब इसके अपन प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग जो भी इसकी टाइप्स रहेगी, चाहे वो ब्लड रिलेशंस के ऊपर हो, आई बात में, चाहे से श्रृंखलाओं के ऊपर हो, चाहे से कूट रचना के ऊपर हो, जितने भी ये पोर्शन है अपन सारे की प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, बट फिर भी इसमें ये ऐसा कि या तो एकदम क्वेश्चन एकदम देखते क्लिक हो जाता है, नहीं तो क्या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अगर वो आप चीज अटक गई एकदम क्लिक नहीं हुई, तो उसमें जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उसको भी टाइम लग जाता है, और नहीं तो वास्तव में 1 या 2 सेकंड के अंदर ही आपको चीज क्लिक हो जाती है। तो उसके अंदर भी, तो इसके लिए भी आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेटिव पार्ट है, और इसमें क्या थिंकिंग, आपके जो थॉट्स हैं वो थॉट्स क्या होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए कि आप कितनी तेजी से मन में, क्योंकि हर चीज को लिख लिख के तो देख नहीं सकते उस समय पेपर के अंदर, है ना। तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है वो तभी अटेम्प्ट होता है कि मतलब कि आपके थॉट्स कितने फास्ट आप कैलकुलेट कर पाते हो, यानी थॉट्स आपके कैसे हैं, आप कितना, आपका दायरा सोचने का कितना बड़ा है, तो उसके ऊपर, तो यानी इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन है कई बार बहुत इजीली टपक जाता है, और कई बार थोड़ा सा दिक्कत आती है एक तरीके, तो वो भी आपका यो नहीं कि अपन जो मैथ्स में जिनको अभी वीक पढ़ रहे हैं तो शायद बाद में नहीं होगा, और जो बहुत अच्छे मैथ्स में उनसे बाद में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और हो सकता है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई होती है और उस समय वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता, जिसकी मैथ्स सो होती है, वो क्लिकिंग के ऊपर बात है कि आपको कैसा क्लिक हो रहा है, आई बंद ये उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें सेट होती हैं। तो ऐसा आपको कहने का मतलब ये है मेरा कि आज जो अपन ने ये जो पूरा सिलेबस अपन ने डिस्कस किया है बेटा, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अपन काम करने वाले हैं, और बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से आप साथ में लगिए, अपन लोग मिलके करते हैं, और एक बिल्कुल हर चीज को मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से उस चीज को करना है, बट बेटा आप लोगों का रेगुलर मेरे साथ और मेरा आपके साथ रहना जरूरी है। और निश्चित है कि ऐप पे भी काम चल रहा है मेरा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वहां से भी, और ये ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलनी है ना, बिल्कुल, ताकि अब वो भी ऐप पे भी काम इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अहमियत आपको उस चीज की समझ में आए। बात मैंने आपको शायद किसी वीडियो में कहा था, आदमी 2 चीजों के लिए काम करता है, एक फेम होने के लिए, एक पैसे के लिए, मनी सेकेंडरी नंबर पे आता है, मेन चीज है कि आपका एक अच्छे रूप में आप लोग जाने, उस वजह से काम हो रहा है। तो निश्चित है कि, परंतु क्या है कि इससे क्या आपको एक सिस्टम, एक आपका फेथ आ जाएगा कि निश्चित है कि अगर व्यक्ति ने ये स्टेप ले लिया है तो अब तो ये इनकी मजबूरी होगी हमसे जुड़े रहना, है ना। इसलिए कुछ ये इन जो परंपराएं चल रही है उनको मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा, परंतु मैं आपके साथ हमेशा हूँ, यूट्यूब पे भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। अब वो आपका कितना फेथ है, क्योंकि अगर क्योंकि ये जनरली स्ट्रेटेजी मैंने देखी है, बच्चों की भी देखी है, अगर मैं ये चलता भी रहता हूँ तो बच्चे सोचते हैं नहीं सर तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर भी आप डाइवर्ट न हो, अगर आपका पूरा 100% फेथ मेरे में आ चुका है, तो मैं चाहता हूं कि फिर आप मेरे को शुरू से एंड तक मेरे को खुद को साबित करने का मौका दे। मैं आपको साबित करने नहीं कर रहा हूं कि मैं कितने सिलेक्शंस अपनी इस टीचिंग से आपको दे पाता हूं, इस अपने तरीके से आपको दे पाता हूं। उसके लिए जरूरी है ताकि हो तो बच्चा मेरा 100% हो, मेरा ही बच्चा हो। नहीं तो क्या होता है कि आदमी ठीक है सर का तो काम चल ही रहा है,
सर तो लेसन दे ही रहे हैं और अपन चलो कुछ और ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे भी पैसा अपन फूक रहे हैं ना ऑप्शन आप, है ना। और नहीं तो इधर के तो क्या है, मन में ये सोचता कि यार वहां से कुछ अपने को पैसे में मिल रहा है तो शायद पता नहीं वहां पे कुछ ज्यादा बढ़िया होगा, पर मेरे उस चीज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, चाहे वो चीज फ्री हो या वो पेड हो, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरे को मेरा कर्म उसी तरीके से करना है, पर उस चीज को भी ध्यान में, ताकि आप लोग कि मतलब एक विश्वास कर पाए, क्योंकि आज के जमाने में बौद्धिक युग में आप लोग विश्वास कर पाए कि अपन लोग किस टाइप से काम करने वाले हैं। तो बेटा एक नई शुरुआत के साथ नई तरीके से आप लगो, थोड़ा सा रेगुलर रहो, है ना, रेगुलर अपन काम करेंगे और ऐसा कुछ नहीं, अपने पास समय बहुत है। आई बात सुनने, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपकी सारी जो मैथ से रिलेटेड टेंशन है व्याख्याता भर्ती की, आप सब मुझे दे सकते हो और मैं आपके पूरी तरह आपके साथ हूँ। ये शायद मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास एक बच्चा भी रहेगा तो भी एंड तक वो ये भर्ती तक तो मैं उसके साथ में हूँ ही कम से कम। आई बात में आगे हरी इच्छा, परंतु इस ये कमिटमेंट मैंने आपसे फिर वापस कर रहा हूँ निश्चित है, पर आपका भी कमिटमेंट मेरे को चाहिए कि निश्चित रूप से कि आप बिल्कुल मन से अपन लोग सब मिलकर के साथ में काम करेंगे और साथ में अपन बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।